प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में अपने गद्यखंड के द्वितीय पाठ ममता के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम पहला गद्यांश देखते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। हालांकि इस गद्यांश में कुछ क्लिष्ट शब्द भी आए हैं, इसलिए पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। भग्न चूड़ा, भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ, और चूड़ा यानी चोटियां या कंगूरे, तो इसका अर्थ हो जाएगा टूटी हुई चोटियां। तीर्ण, तीर्ण कहते हैं तिनके को, और गुल्म, गुल का मतलब होता है झाड़ी। प्राचीर, प्राचीर का अर्थ है परकोटा या चहार दीवारी, और विभूति, विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, और चंद्रिका का मतलब चांदनी होता है। इस गद्यांश पे आधारित कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो गद्यांश पे आधारित केवल 3 प्रश्न रहेंगे। एक संदर्भ से संबंधित होगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित होगा, और तीसरा तथ्यपरक प्रश्न होगा जो गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होगा। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। यदि हमें संदर्भ लिखना होगा तो संदर्भ हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित अंश दिया गया है वह है भग्नचूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से होगी। काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान के महत्व को देखते हुए मौर्य तथा गुप्त वंश के सम्राटों ने इस स्थान पर अनेक बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो शिल्पकला की दृष्टि से अद्वितीय थे, अर्थात बहुत सुंदर थे। इन बौद्ध विहारों की टूटी फूटी चोटियां व कंगूरे तथा उनके चारों ओर खींची हुई दीवारें घासों, पत्तों तथा झाड़ियों से ढक चुकी थीं। अब यह खंडहर मौर्य एवं गुप्तकालीन संस्कृति तथा शिल्पकला की सुंदरता एवं उसके ऐश्वर्य की झलक भर दे रहा था। धर्मचक्र विहार के इस खंडहर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इन ईंटों के ढेर में भारतीय शिल्पकला की आत्मा निवास कर रही हो, जो ग्रीष्म ऋतु की चांदनी रात में अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही हो। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। हमारा दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में किस खंडहर का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, गद्यांश में मौर्य और गुप्त सम्राटों द्वारा निर्मित बौद्ध विहारों के खंडहरों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिल्प की विभूति का उल्लेख यहाँ हुआ है? तो इसमें मौर्य एवं गुप्तकालीन भारतीय शिल्प की विभूति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर होगा, धर्मचक्र काशी के उत्तर में स्थित था। तो ये हमारा गद्यांश हो गया और इस पे आधारित प्रश्नोत्तर हो गए। आइए अब हम अगला गद्यांश देखते हैं। हमारा अगला गद्यांश है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की
सहभागिनी रही। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर पूर्ववत ही होगा कि गद्यांश के पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश है, ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या को देखते हैं। बादशाह हुमायूं ने मुगलों और पठानों के बीच में हुए चौसा के युद्ध में घायल होकर ममता की झोपड़ी में शरण पाई थी। इस घटना को हुए कई साल बीत जाते हैं। ममता युवती से वृद्धा हो जाती है। उसका शरीर इतना अशक्त है कि वह चल फिर भी नहीं सकती है, किंतु उसकी सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां हमेशा उसे घेर कर बैठी रहती हैं। यद्यपि उसका कोई सगा संबंधी नहीं था, किंतु वह जीवन भर लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रही थी। इसीलिए अंत समय में उसकी सेवा के लिए गांव की 2-4 स्त्रियां हमेशा उसके साथ लगी रहती हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश में चौसा के मुगल पठान युद्ध का उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, चौसा के मुगल पठान युद्ध में बादशाह हुमायूं ने ममता की झोपड़ी में शरण पाई थी, इसलिए उसने उसका घर बनवाने की आज्ञा दी थी, किंतु ममता के बूढ़ी हो जाने पर भी उसका घर ना बना। इसी के उल्लेख के लिए गद्यांश में चौसा के मुगल पठान युद्ध का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, गद्यांश में ममता की मिलनसार, सहयोगी और परोपकारी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हमारा यह गद्यांश पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।